हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू डिकोड केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर डिकोड सीरीज का, जो कि है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। यदि आपने अपने पढ़ाई के दौरान पूरी साल भर से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, स्किप किया, तो बेटा मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ इसके मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इनको पढ़ के भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है इसका। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि एसिमेट्रिकल ईथर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो बेटा इस चार ऑप्शन में से हमें क्या करना है, एसिमेट्रिकल जो ईथर है, असममित ईथर को पहचानना है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में देखता हूँ। तो बेटा ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ROR डैश। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, R डैश कोई दूसरा एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दोनों ये ग्रुप या तो सेम हो सकते हैं, जिनके अंदर ये सेम होंगे उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर। और यदि ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, असममित ईथर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है असममित ईथर या एसिमेट्रिकल, तो दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, अल्कोहल से जुड़े हुए अलग अलग होने चाहिए। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में मैं देखता हूँ, तो ये ऑक्सीजन है, कॉमन है सबके अंदर। ठीक है, अब इसके जो अगल बगल में जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल। अब देखो ए ऑप्शन के अंदर यदि मैं देखूँ तो इसमें CH3 है, इधर भी CH3, तो बेटा ये सिमेट्रिकल है। कौन सा, सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, हमसे पूछा है एसिमेट्रिकल, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, बी में हम देखते हैं तो C2H5 C2H5 दोनों तरफ सेम है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी में हम देखते हैं C6H5 C6H5, ये भी बेटा सिमेट्रिकल ईथर का एक एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम डी में बात करते हैं तो दोनों ग्रुप्स अलग है। देखो CH3 ये अलग है और C6H5 दोनों अलग है, दोनों एल्किल ग्रुप बेटा जो जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से दोनों डिफरेंट है। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, एसिमेट्रिकल ईथर का एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है CH3CH2OH जो हमें इथेनॉल दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करवाई हुई है कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर पे। अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ए क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ए पूछा जा रहा है, तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे। इसका आंसर करने के लिए हमें जो ये रिएजेंट दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 विद एक कोई भी टेम्परेचर के साथ, तो इसका हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है। यदि हमें इसका फंक्शन पता नहीं है, हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे क्या वर्क करेगा, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो डिहाइड्रेशन कर देता है। तो बेटा बच्चों मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, गर्मियों में आदमी इंसानों के भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, उल्टी और वोमिटिंग लूज मोशंस हो जाते हैं, उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी सेम होता है, वो भी अपने पानी के मोलिक्यूल्स को रिलीज करती है, फिर खत्म करती है। तो -H2O मतलब पानी के मोलिक्यूल्स का लॉस होना या पानी का लॉस होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो H2SO4 जो है कंसंट्रेटेड है हमारे पास, वो क्या वर्क करेगा, यहाँ से पानी के मोलिक्यूल को निकाल देगा। कैसे निकालेगा, तो देखो बेटा ये है C2H5, मैं यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, CH3 CH2 एंड OH। ठीक है, हमको यहाँ पे एरो के साइन पे, डंडे पे हमें क्या दिया गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है। तो हम आसानी से समझ लेंगे इसको कि ये क्या वर्क करता है। ये करता है पानी के मॉलिक्यूल को निकालता है इस एथेनॉल में से। कैसे निकालेगा, तो बेटा एल्कोहल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन। और इसके हाइड्रोजन को भी हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, याद रखना। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसे हम बीटा बोलते हैं, इसके आगे जो भी कार्बन होता है उसे गामा और आगे डेल्टा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H एंड OH, इसे ही तो हम वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं, H प्लस एंड OH माइनस, मतलब एक हाइड्रोजन होगा और एक OH क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसके अंदर। ठीक है, तो हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप तो देखो अल्कोहल देगा। ठीक है, अब हमको H चाहिए, H कहाँ से निकालेगा, तो OH जिस कार्बन जुड़ा है मतलब अल्फा कार्बन से कभी H नहीं निकलेगा। वो कहेगा भाई मेरे ही कार्बन से तू क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालेगा क्या, नहीं। तो वो कि बेटा बीटा हाइड्रोजन जो होगा, मतलब बीटा कार्बन के पास, यहाँ से इस H को और इस OH को कंसंट्रेटेड H2SO4 निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी। तो इसका वर्क यदि आपको आता है, इसका फंक्शन आपको आता है, इसका काम आपको पता है क्या काम करेगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हो।
तो इसमें जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, ठीक है। एल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और कंसंट्रेटेड गैस ऊपर एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हमसे कह रहा है कि जब फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो कौन सा क्या प्रोडक्ट बनता है, विच फिनॉल जो रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये पूछा डेट नंबर 1.5 नंबर का, ये मास का ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको फिनॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्या होता है। तो बेंजीन की रिंग पे यदि मैं OH ग्रुप लगा देता हूँ, इसे हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, फिनॉल की हम कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, जिसे हम बोलते हैं सांद्र नाइट्रिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बेटा डाइल्यूट भी होता है, उसका भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा जब मैं, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से कराता हूँ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रेशन करता है। क्या करता है बच्चों, ये नाइट्रेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, ये नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप का जुड़ना, NO2 ग्रुप का जुड़ना, उसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन। तो आप आसानी से पहचान सकते हो नाइट्रिक एसिड को देख के, बेटा इसमें NO2 है ना, तो ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप को देगा, किसको, फिनॉल को, कहेगा तू जोड़ ले इसके पास, ठीक है। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसका मैं आगे आपको इसका मतलब जो कंसेप्ट है इंटरेस्टिंग चीज़ वो मैं आगे बताऊंगा। तो जब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ तो बेटा ये क्या होता है, हमें फिनॉल तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे किसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, और इसकी पैरा जो पोजीशन है इस पे भी NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ये किसकी फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया पिक्रिक एसिड का। पिक्रिक जो अम्ल है, इसका नाम अंग्रेजी हिंदी में एक ही होता है, पिक्रिक अम्ल। क्या होता है बेटा, पिक्रिक अम्ल, इसका फॉर्मेशन हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब क्या है, प्रोडक्ट है, याद रखना, ठीक है। अब एक सपोज दैट, अब आप क्या होगे, सर यदि हम इस रिएक्शन को आपने कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में करा, यदि हम यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं तो क्या होता है। तो बेटा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर एसिड के अंदर एसिड कंटेंट ज़्यादा है, पानी कम है, मतलब गाढ़ा है वो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब है मैंने पानी मिला के उसको पतला किया हुआ है, डाइल्यूट किया हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो बेटा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब कंसंट्रेटेड होगा, तो क्या करेगा, NO2 को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ के पिक्रिक एसिड बना देगा। बट यदि मैं पतला कर दूँ इस एसिड को तो हमारे पास क्या बनेगा, तो बेटा जब मैं इसको डाइल्यूट HNO3 लेता हूँ तो हमें क्या बनता है, तो बेटा OH तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा NO2, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक बनेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और पैरा को भी मैं बना देता हूँ आपके सामने। तो पैरा जी भी यहाँ पे आ जाएंगे, NO2 में यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं डाइल्यूट एसिड में कराता हूँ, एसिड की प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में कराता हूँ, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट यदि मैं इसी रिएक्शन को कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराऊंगा तो मुझे मिलेगा पिक्रिक एसिड। तो दोनों में डिफरेंट है। हमारे पूछा गया है कंसंट्रेटेड, तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, ठीक है, एसिड कंटेंट ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए बहुत इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसकी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और यदि मैं डाइल्यूट लेता हूँ तो कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी एसिडिटी कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही जोड़ पाता है, उसे हम बोलेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको थ्योरेटिकल मैनर में भी लिख सकते हो कि फिनॉल की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रेशन एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्लस में, मतलब पैरा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यदि कंबाइंड में हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाओ। तो पहले हमको फिनॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। हम बेटा फिनॉल को ऐसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, फिनॉल को जोड़ दिया। अब फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिनॉल के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है,
ये लोन पेयर किसको देगा, बेंजीन रिंग की तरफ फेंकेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये बेटा कार्बन है और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, और आपको पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बनाता। तो ये कार्बन क्या करता है, तुरंत इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है इस कार्बन इस पोजीशन पे। तो हमें क्या मिलता है, हमें देखो क्या मिलता है, देखते हैं। तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, इधर ये है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये हो चुका होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को दे चुका है ये, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड इधर है, और जो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब दोबारा से ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या करता है, ये तसल्ली से नहीं बैठता, ये कहता है मैं तो आगे भी शिफ्ट होऊंगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो वैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पे जैसे शिफ्ट होंगे तो हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। वो हमें ऐसे मिलेगी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना बच्चों, बॉन्ड को घुमाना है बस। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सिबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पूरी रिंग में घूम रहे हैं, इस तरीके से घूमता है देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नेगेटिव जो चार्ज है वो कहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है इस कार्बन पे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन में क्या प्रॉब्लम है, ये फिर भी टीट की करेगा। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देगा, जो कि होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इधर तो बन जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड अपने पास एज इट इज है ही, और ये हमारे पास एज इट इज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे, हो गया, ठीक है। फिर से नीचा वाला नहीं बैठने वाला, फिर से तसल्ली से नहीं बैठने वाला, पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। बोलता है कि मैं तो आगे शिफ्ट हो रहूँगा, मुझे फिनॉल ही चाहिए, पहले वाली स्ट्रक्चर। तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब अनस्टेबल स्पीसीज है। तो ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन खुश हो जाएगा क्योंकि उसके अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये आगे बेटा ट्रांसफ़र होगा और ये क्या बनाएगा, इस तरीके की एक और स्ट्रक्चर बनाएगा। ये लो हमारे पास दोबारा से फिनॉल साहब आ चुके हैं, मिल चुका है, फिनॉल खुश है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दोबारा मिल चुका है बच्चों, ये मिल चुका है। इंटरकन्वर्टेबल ये स्ट्रक्चर्स होती है, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे थर्ड, इसे हम बोलेंगे फोर्थ, इसे हम बोलेंगे फिफ्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन कुछ नहीं कर रहा, ये तुमको एंटरटेन कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को घुमा के दिखा रहा है, देखो रिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो बेटा ये होता है रेजोनेंस। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को पूरे मोहल्ले में घुमा के दोबारा अपने पास लिया है, ठीक है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये है वो स्ट्रक्चर, ये मैं बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने। ये मैंने बना दिया तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि जो मैंने जो इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, इसको मैं डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने, इसका जो कंबाइंड फॉर्म में क्या क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमें, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, इस जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। ये क्या करता है, इन 4 और 5 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक ही स्ट्रक्चर में हमें शो करके दिखा रहा है। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। बाकी की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। आप आराम से बना सकते हो। एनिलीन का भी ऐसे ही बनेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन घुमा सकता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1.5 नंबर का मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बेंजिलिक जो एल्कोहल में OH समूह के संकरित कार्बन की मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बेटा पहले हमको बेंजिलिक एल्कोहल बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। तो बेंजीन है, इसके ऊपर मैं CH2 ग्रुप लगाता हूँ, फिर इसके CH2 से किसे जोड़ता हूँ, OH एल्कोहलिक ग्रुप को मैं जोड़ता हूँ। इसे हम बोलते हैं बेंजोलिक एल्कोहल बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो बेंजिलिक एल्कोहल है, इसमें जो ये कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा है।
तो बेटा इधर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको बना के दे देता हूँ। रिंग को मैं पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हमारे पास CH2 है जिसके हाइड्रोजन को मैं अलग अलग कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इनको क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, ठीक है। OH यही। अब हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन किससे काउंट किया जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों से काउंट किया जाता है। इसको मतलब काउंट करेंगे हम सिग्मा बॉन्ड से। तो पीएच और कार्बन के बॉन्ड जो है सिग्मा, देखो ये रहा, ये सिग्मा हुआ, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ, अब इतना कंफ्यूज मत होना स्टेरिक नंबर क्या होता है, ठीक है। आप तो बस बॉन्ड्स को जो है काउंट कर लीजिए, उसका जो मैथमेटिकल नंबर आ रहा है 4 आ रहा है, इसमें स्टेरिक नंबर है। अब हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा इसका sp3, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक होगा S और 3 क्या होंगे, P होंगे। मतलब 1 S और 3 P दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसलिए इसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका स्टेरिक नंबर है 4, मतलब 3 + 1 = 4, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो बेटा बेंजिलिक अल्कोहल का जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाइए, ठीक है, से प्राप्त जो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद द ब्रोमीन वाटर। तो दोबारा से बेटा फिनोल आ गया है। तो आपको पता है फिनोल से ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिनोल का भूल के मत जाना बेटा एग्जाम के अंदर, ठीक है, नहीं तो वो तुम्हें नानी याद दिला देगा। तो फिनोल की हमें किसके साथ रिएक्शन करनी है, ब्रोमीन जल के साथ, ठीक है। अब ब्रोमीन जल क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो ब्रोमीन जल का मतलब होता है कि मान लो मैं Br2 ले लेता हूँ प्लस में वाटर ले लेता हूँ, इसको भी मैं ब्रोमीन वाटर बोल सकता हूँ, ठीक है। यदि ये भी नहीं लोगे तो आप इस तरीके से एक कंपाउंड यदि आपको एग्जाम में मिले, मतलब रिएजेंट के फॉर्म में, मतलब एरो के साइन पे, तो घबराना नहीं है, उसे हमें ब्रोमीन जल ही कंसिडर करना है, ब्रोमीन वाटर जिसे हम बोलते हैं। तो फिनोल की रिएक्शन Br2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में जिसे हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, या फिर 3Br2 इसे भी हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। यदि हमें कोई भी दिया हुआ नहीं है तो हम उसे ब्रोमीन वाटर ही कंसिडर करेंगे। तो ये कह रहा है कि इससे क्या मिलेगा हमें, तो जब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन में फिनोल के साथ कराता हूँ या फिनोल की रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। तो बेटा ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन को मैंने वाटर में घोल दिया है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसके नंबर बढ़ जाते हैं। आप इस तरीके से याद करो। और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमीन एटम, ब्रोमिनेटेड फिनोल मिल जाता है। मतलब तीनों पोजीशन पे हमें क्या ऐड मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन एटम, ठीक है। तो इसे मैं बोल सकता हूँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मैं इसको बोलूँगा, इसका नाम है बेटा ये, ठीक है। क्योंकि 1 पोजीशन इसको लेंगे, 2 इसको लेंगे, 3 and 4 and 5 and 6। तो बेटा 2, 4 and 6 पे तीनों पे कितने एटम है ब्रोमीन के, 3। तो इसलिए ट्राई ब्रोमो एंड फिनॉल तो है ही। तो बेटा जब फिनॉल की रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ कराता हूँ तो मुझे 1,4,6 ट्राई ब्रोमिनेटेड फिनॉल का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। वो क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर नहीं लेगा, वो क्या लेगा, वो ले लेगा भाई साहब CHCl3 या FeBr3 या फिर CS2 एंड प्लस में Br2 की प्रेजेंस बता देगा वो, ठीक है। प्लस में 2733 केल्विन और टेम्परेचर दे देगा। टेम्परेचर पे इतना ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया उसने, ब्रोमीन वाटर, आपको मेंशन करके दिया है ब्रोमीन वाटर। Br2 या फिर कुछ भी नहीं दिया होगा तो उसमें ब्रोमीन वाटर ही कंसिडर करना है। अब मान लो उसने एक और रिएजेंट ऐड कर दिया, Br2 तो करेगा, Br2 के साथ में उसने ये भी कर दिया CaCl3 या FeBr3 या फिर CS2, तीनों में से कुछ भी एक दे सकता है, या तीनों तो देगा नहीं, एक ही देगा। तो आपको क्या बनाना है, अब आप ये सोचोगे यार सर ने बताया था फिनॉल भी है, इधर भी फिनॉल है, ठीक है, Br2 इधर भी है, Br2 इधर भी है, ठीक है, बट उसने ये रिएजेंट और दे दिया आपको। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बेटा अब प्रोडक्ट की यदि बात करो तो प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हमको मिलेंगे 2 प्रोडक्ट, अब हमको मिलेंगे यहाँ पे बच्चा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे बच्चा हमको। और वो प्रोडक्ट होगा, एक तो बोलता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलेगा, एक मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल।
मतलब एक हमें ऑर्थो पे ब्रोमीन एटम मिलेगा, एक मिलेगा हमको पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेटेड फिनॉल। ठीक है, ये क्या किया बेटा, जब ब्रोमीन वाटर करवाएगा तो 3 ब्रोमीनों का ऐड करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। बट जब ब्रोमीन वाटर नहीं लेंगे हम ये रिएजेंट्स के साथ, या तो मतलब क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, FeBr3 ले लेते हैं, या फिर CS2 ले लेते हैं, इनके साथ यदि ब्रोमिनेशन करवाया जाए, इसे हम ब्रोमिनेशन बोलेंगे क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो रही है, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। याद रखना इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा। हमेशा ज़्यादातर जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वही मेजर होता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको ये आंसर करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये क्या करवा रहा है, ये फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। तो हमें क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड मिलेगा, पिक्रिक क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पिक्रिक एसिड का या IUPAC नाम रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो पिक्रिक एसिड इस तरीके से होता है, फिनॉल है, इसकी ऑर्थो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप रहेगा और पैरा पे भी रहेगा। तो हम इसे बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा देखो दोबारा रिपीट हुआ है, बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना। पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड रट लो, इसका IUPAC नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। तो ये कह रहा है आइसोब्यूटिल, राइट द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम पूछ रहा है, इसको इस नाम से भी दिक्कत हो रही है तो IUPAC के पूछने लग गए। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, IUPAC जो नेम है इसे हम लिखने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से ही आप इसका निकाल पाओगे IUPAC नेम। ठीक है, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल को मैं 3 वर्ड में डिवाइड कर देता हूँ। पहला है आइसो, सेकंड है ब्यूटिल, और थर्ड जो वर्ड है इसका वो है अल्कोहल। ठीक है, अब हम इसका समझेंगे, देखो क्या कहता है। ठीक है, यहीं से हम आंसर निकालेंगे। अल्कोहल का मतलब OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका सफिक्स होता है ऑल, इसका सफिक्स हम क्या करेंगे, ऑल लिखेंगे, क्योंकि IUPAC नेम में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका हम सफिक्स ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं बताऊंगा। सेकंड है ब्यूटिल, तो ब्यूटिल का मतलब ये क्या है, एल्केन के बारे में कह रहा है, मतलब ब्यूट के बारे में। ब्यूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन को ये बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन 4 है। आइसो बता रहा है पोजीशन को, कार्बन की चेन जो होगी वो कैसी होगी। तो बेटा आइसो का मतलब होता है कोई भी कार्बन चेन है उस पर एक और साइड चेन हमने क्रिएट कर दी, उसे हम आइसो पोजीशन बोलेंगे। जैसे मैं अभी आपको बनाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्यूटिल को उठाता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 को बनाता हूँ, 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन की मैंने चेन बना ली, बट मुझे आइसो पोजीशन पे क्रिएट करना है एक और कार्बन। तो ये आइसो पोजीशन हो चुकी है, मतलब एक कार्बन के ऊपर साइड चेन, इसे बोलेंगे आइसो। ठीक है, आइसो ब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन। एल्कोहल को कहाँ पे लिखूंगा मैं, इस कार्बन पे लिखूंगा, फिर इस पे, मतलब टर्मिनल कार्बन पे हमें OH लगाना, इसे हम बोलते हैं आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसको वैलेंसी में इसकी सेटिस्फाई करता हूँ हाइड्रोजन के साथ, CH3 CH3 ये CH ये CH2, ये बन चुका है आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम की पूछ रहा है, IUPAC नेम निकालो भाई साहब। तो IUPAC नेम निकालने के लिए बेटा 3 रूल है, छोटे छोटे से रूल है। जो पहला रूल है वो है बेटा लार्जेस्ट जो चेन होती है, लार्जेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है हमें, इसका हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सेकंड हमें करना है नंबरिंग करनी है। थर्ड स्टेप पे फिर करना है हमें नेमिंग। अच्छा 3 छोटे से स्टेप है, कैसे करेंगे आइए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। दुनिया में कितना भी टफेस्ट IUPAC नेम है आप निकाल सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्ड रूट। वर्ड रूट जो हमें बताएगा लार्जेस्ट जो कार्बन चेन है हमारे पास उसके बारे में बताता है। इसके जो आगे आता है वो आता है 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो नाम के बाद जुड़ते हैं, आपको पता होगा ये। फिर इसके आगे आता है 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, इधर हम लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इधर जो आएगा वो आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। आप कहोगे सर ये क्या क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं बेटा, बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन के बारे में। लार्जेस्ट कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट करी है उसके बारे में हमें बताएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमें बताएगा कि
जो कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम लिखेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके हम लिखेंगे आइन। ये इसके बारे में बताता है। सफिक्स मतलब हमें उसका सफिक्स यूज़ करना है, प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, FG शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहे हैं, जैसे इसमें ये OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है या असाइक्लिक है, बस इतना बताता है, इतना हेक्टिक नहीं, इतना मत सोचना। 1 डिग्री जो प्रीफिक्स है ये हमें बताता है साइड चेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें साइड चेन है वो कितनी है, कैसी है, कौन से हाइड्रोकार्बन से कौन सा एल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये साइड चेन है हमारे पास ये, ठीक है, ब्रांच के बारे में। और तो हमें ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या करना है, फॉलो करना है IUPAC नेम के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका IUPAC नेम लिखते हैं। छोटा सा कंपाउंड है, बहुत ईजी सा है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले करना है हमें लार्जेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो बेटा लार्जेस्ट कार्बन चेन मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है। बट इसके ओवर भी एक रूल आता है, वो रूल ये आता है कि जो भी आप कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे लंबी को, उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी आप उसे ही सिलेक्ट करोगे। तो बेटा हमारे पास ये छोटा सा है तो इसमें तो हमें पता चल ही नहीं रहा, मतलब हम इसमें तो निकाल ही नहीं सकते कौन सी कार्बन चेन ऐसी जिसमें ब्रांच ज़्यादा है। हमारे पास तो एक सिंपल सी कार्बन चेन है, उसमें एक ब्रांच मतलब मिथाइल ग्रुप हमारे साइड में जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलेंगे ब्रांच या साइड चेन एटम, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट कर ली, डन। कितने कार्बन है रिंग में, 3, ठीक है। तो बर्ड रूट हमारे पास क्या है, कार्बन कितने हैं, 3। जो चेन में सेलेक्ट हुए वही काउंट करेंगे, टोटल मोलिक्यूल वाला नहीं करेंगे। फिर करेंगे हम नंबरिंग। अब नंबरिंग के लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा छोटा, कि पहले हम प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में कि सबसे कम नंबर किसे देंगे नंबरिंग में, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी, फिर हम देंगे साइड चेन वाले ग्रुप को। तो ऐसे हम करेंगे नंबरिंग। तो हम नंबरिंग भी कर देते हैं। तो नंबरिंग कैसे करेंगे कि उस चेन में या फिर जो हमने सेलेक्ट करी है सबसे कम नंबर हम उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पर या तो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, या वो साइड चेन एटम हो। तो बेटा हम प्रायोरिटी किसको देंगे, यहाँ पे हमें 2 चीज़ मिल रही है, मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और साइड चेन मिल रहा है, डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। तो हम इसको तो भूल जाते हैं अभी के लिए, फॉर्मूला तो यही होगा बट अभी भूल जाओ। तो हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप को देंगे प्रायोरिटी। तो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन जुड़ रहा है, इस कार्बन से, तो इसको हम देंगे नंबर 1, इधर देंगे नंबर 2, इधर देंगे नंबर 3। गॉट इट। नंबरिंग भी कर चुके। अब हम करेंगे नेमिंग, ठीक है, नेमिंग करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसका नेमिंग। नेमिंग के लिए सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, इस इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे और नेम अपने आप आपका IUPAC हो जाएगा। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले ये कह रहा है कि पहले साइड चेन को लिखो। साइड चेन क्या हुआ, ये इसकी पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन कितने कार्बन पे आ रही है, 2 पे, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, मिथाइल तो है 2 मिथाइल, ठीक है। ये हो चुका है। 2 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक है, साइक्लिक बड़ा छोटा सा कंपाउंड है, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन कितने हैं, 3 के लिए लिखेंगे प्रॉप, ठीक है, वर्ड रूट भी हो गया। फिर हम आगे बढ़े, फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, मतलब नाम का लास्ट में जो काम आएगा, मतलब नाम के बाद में जो लिखा जाता है उसे हम लिखने हैं। तो ये हमें क्या बताएगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा आपको दिख रहा होगा इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल, सिंगल के लिए आएगा एन, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब लास्ट में आ रहा है 1 डिग्री सफिक्स का नंबर, जिसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ये इसका प्रीफिक्स होता है, हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है, बट ये कह रहा है सफिक्स लिखना है भाई, नाम के पीछे जो लिखा जाता है वो है ऑल। तो बेटा इसको लिख देंगे प्रोपेन 1 ऑल, 1 पोजीशन पे, इसलिए 1 लिखना जरूरी है। तो ये इसका IUPAC नेम हो चुका है बच्चा, इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ले बेटा IUPAC नेम, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 3 रूल याद रखना, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, ज़िंदगी में कहीं नहीं टिकोगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल और भी जा सकते हैं IUPAC में, बट एक छोटा सा कंपाउंड है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील लेस वॉलेटाइल कौन है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हम सबसे पहले फिनॉल बनाते हैं। तो ये हो गया बेंजीन के हमने ऊपर लगा दिया OH, ये बन चुका है फिनॉल। एक और फिनॉल हमें चाहिए क्योंकि हमें बनाना है ऑर्थो एंड पैरा, ये बना दिया हमने फिनॉल। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्थो पैरा
नाइट्रो बनाऊंगा, तो ऑर्थो पे जोड़ देता हूँ नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और पैरा पे मैं NO2 ग्रुप जोड़ देता हूँ, इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल का। क्लियर? ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कम वाष्पशील लेस वोलेटाइल कौन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल में से लेस वोलेटाइल कौन है, ये पूछ रहा है। तो बेटा मैं इसमें बच्चों इसके आंसर की मैं एक बार बात करूँ तो लेस वोलेटाइल होगा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है मोर वोलेटाइल। कैसे होगा अभी देखते हैं। तो बेटा जी दोनों में फ़र्क क्या है, फिनोलिक रिंग सबकी सेम है दोनों में, ऑर्थो और पैरा वाले में, बट पोजीशन का फ़र्क है कि यहाँ पे नाइट्रो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, इधर जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है पैरा पे, बस इतना सा फ़र्क है। यही इसकी वॉलेटिलिटी क्या कर देगा, उसको डिफाइन कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा आइए देखते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, ये नाइट्रोजन। यदि नाइट्रो ग्रुप को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है इसको। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन में क्या होगा, बीच में एक बॉन्डिंग होगी, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, ये होगी इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होना, उसे बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। बट पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप तो इसमें भी सेम है बट पैरा पे है। ये क्या करता है, कोई दूसरा नाइट्रोफिनॉल है उसके ऑक्सीजन के साथ या उसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग शो करता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया, आप इधर भी लगा सकते हो समझने के लिए। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किस टाइप की है, वो है इंटरमोलिक्यूलर। कौन सी है, इंटरमोलिक्यूलर। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंट टाइप की हो रही है। इसमें जो हो रही है वो हो रही है इंट्रामोलिक्यूलर। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थो सब्स्टिट्यूट के अंदर वो क्या हो रही है बच्चों, वो हो रही है, एक सेकेंड, ये हो रही है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जो पैरा सब्स्टिट्यूट में हो रही है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, वोलेटाइलिटी नेचर किसका ज़्यादा, मतलब कौन लेस वोलेटाइल है और ज़्यादा वोलेटाइल है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा यदि मैं इसके आंसर की बात करूंगा तो आंसर लेस वोलेटाइल जो होगा, कम वाष्पशील होगा, वो होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, और मोर वोलेटाइल जो होगा वो होगा पैरा सब्स्टिट्यूट। क्यों होगा अभी बताता हूँ क्यों होगा। तो बच्चों इसमें तो क्या हुआ, ये किस टाइप की बॉन्डिंग शो कर रहा है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरमोलिक्यूलर कर रहा है तो ये क्या करेगा, बहुत सारे अपने जैसे फिनोलिक, अपने जैसे नाइट्रो मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रुप के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब जिस तरीके से ये जुड़ रहा है ना दूसरे से, वैसे बहुत सारों से जुड़ के बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स था या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, और मैं इस मॉलिक्यूल को यदि मैं गर्म करूंगा, वाष्पशील मतलब इसको गर्म करूंगा तभी तो भाप बन के उड़ेगा वो, तभी तो वाष्प बन के वेपोराइज होगा, सीधी सी बात है। तो वो क्या करेगा, बहुत ही मतलब ज़्यादा अमाउंट में हीट दूंगा या फिर वोलेटाइल होगा ही नहीं, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, बट मैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूट यदि नाइट्रोफिनॉल की बात करूँ तो इसमें इस तरीके की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसमें हो रही है इंट्रामोलिकुलर। मतलब हाइड्रोजन इसका नाइट्रो ग्रुप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर। तो ये एक इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रही है, बस इतने से कॉम्प्लेक्स में। तो इसको मैं जल्दी मैं गर्म करूंगा, इसको मैं हीट दूंगा, तुरंत वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि ये किसी दूसरे एटम, अपने जैसे दूसरे एटम के साथ नहीं जुड़ रहा है। बट मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करता हूँ तो ये अपने जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ जुड़ के बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर मैं उसको हीट करूंगा तो वेपोराइज नहीं होगा इसके कंपैरिजन में, या होगा तो बहुत लेस होगा। ठीक है, तो बेटा यदि मैं इसकी वाष्पशीलता की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका यदि मैं वाष्पशीलता की बात करूं तो ये बहुत ही कम एनर्जी के अंदर क्या हो जाता है, वाष्पशील हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है, ये कर रहा है इंट्रामोलिकुलर, इसे बोला अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें
ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसकी वोटेलिटी जो होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम होगी। बट इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, कम बॉयल पे ही क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो वाष्पशीलता होगी या वोटेलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो बेटा यदि मैं इसके आंसर की बात करूँ कि ये पूछ रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील कौन है, तो कम वाष्पशील बेटा ये है। क्यों? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हेलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो बच्चा ये कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन द फिनॉल इज लेस देन द मेथनॉल। तो ये कह रहा है कि जो फिनॉल है, जैसे कि ये मैं फिनॉल की रिंग को PS से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और OH ये बॉन्ड है, ठीक है, और मैं मिथेनॉल भी बना लेता हूँ CH3OH। अब ये कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ये फिनॉल का कार्बन और इसके ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, और ये कार्बन और इसके ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन फिनॉल इज लेस देन फिनॉल मैथेनॉल। तो ये कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है फिनॉल में और मैथेनॉल में, तो फिनॉल की कम क्यों है, ये रीज़न जानना चाहता है। तो बेटा इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, बहुत सिंपल सा रीज़न है कि मैं यदि फिनॉल है उसको मैं इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और मिथेनॉल को ये आपके पास है ही, ठीक है। अब बेटा आपको पता है फिनॉल के ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट कर देगा, इस कार्बन की तरफ, और इधर जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। जैसे हमने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की बनाई थी इससे पहले भी, तो आप यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पूरा देखना है तो आप वो क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस एक नेचर है, वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसे मैं +R इफेक्ट भी बोलता हूँ, क्योंकि रेजोनेटिंग +R इफेक्ट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है रिंग को दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है रिंग के अंदर, ठीक है। यदि रिंग से कोई लेता इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं -R इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, ये जो रिंग का कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और आपको पता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर यदि आ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, ये बताऊँगा। बताओ, बॉन्ड कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो बेटा जी इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इसकी कम हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की यदि मैं बात करूँ, BS बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की मजबूती, वो क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। बट मिथेनॉल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कोई रेजोनेंस या +R इफेक्ट या -R इफेक्ट कुछ भी शो नहीं करता। इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की वो एज इट इज़ रहेगी, और लेंथ जो होगी इसकी कार्बन ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू फिनॉल के, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। तो इसका रीज़न आप ये लिख सकते हो कि रेजोनेंस के प्रभाव के कारण या फिर द इफेक्ट ऑफ +R इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इन फिनॉल के अंदर। इस वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस कंपेयर टू मैथेनॉल में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है ईथर में उपस्थित COC जो बॉन्ड है कौन चतुष्फल के कौन से अधिक होता है, मतलब बॉन्ड एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेटा ईथर के बारे में पूछा है। तो ईथर जैसे कि मैं ले लेता हूँ COC, ये मैंने ईथर ले लिया, C की जगह मैं R भी ले सकता हूँ, एल्किल ग्रुप जो कि रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है जब ईथर में जो ऑक्सीजन होता है इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और यदि मैं इस ऑक्सीजन की, यदि मैं आपको इस ऑक्सीजन की क्या बोलता हूँ, मतलब आपको एक बहुत सिंपल सा वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। यदि मैं इस ईथर की कंपैरिजन में आपको वाटर के मॉलिक्यूल से कराता हूँ, मतलब मैं H ले लेता हूँ, ये लेता हूँ ऑक्सीजन, ये लेता हूँ H, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एल्किल ग्रुप है या फिर कार्बन एटम है, बस इतना सा फ़र्क है। दोनों इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। बट एंगल में फ़र्क पड़ जाता है, कैसे पड़ जाता है बताता हूँ। अब यदि मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूँ, इसका बॉन्ड एंगल जो ये है इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है। बट ईथर के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा हो जाता है,
तो यदि मैं इसके बॉन्ड एंगल की मैं बात करूँ तो इसका जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा वो पाया जाएगा 117 डिग्री और 117.9 डिग्री के अराउंड इसकी बॉन्ड एंगल पाई जाएगी। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे पानी के पास तो था, मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया पानी के मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे तो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप या कार्बन एटम। अब कार्बन एटम ऑफ कोर्स यार हाइड्रोजन के साथ तो वैलेंस आउट होएगा ही, सीधी सी बात है। तो ये क्या होगा बेटा, इस कार्बन की यदि मैं हाइड्रोजन देखूँ दोनों में तो sp3 हो गया, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक देखूँ तो बड़े बड़े कंपाउंड होंगे साइज में बहुत बड़ा कंपाउंड होगा। तो ये क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि बड़े यदि मैं एक छोटी सी सीट पे कोई दो मोटे या भारी भरकम सुमो पहलवान को बैठाऊंगा तो एडजस्ट होंगे नहीं, वो कहेगा तू उधर का सब, वो कहेगा तू उधर का सब। इस वजह से क्या होंगे, दोनों में टक्कर होगी और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है 117.9 डिग्री हो जाता है, जो कि पानी के बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे हम बोलेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे ही हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा, त्रिविम मतलब 3D के अंदर जो बड़े एटम है ये क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करने के चक्कर में एंगल बढ़ा लेते हैं, जिससे दोनों फिट हो जाते हैं। इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है समावेवी अल्कोहल में शाखन बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल इज लोअर ऑन द इंक्रीजिंग इन द ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है कब, जब मैं ब्रांच को कम कर देता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल इज लोअर ऑन द इंक्रीजिंग द ब्रांच। तो जैसे कि ये पूछ रहा है कि ब्रांच जैसे मैंने बढ़ा दी, मैंने उल्टा बोल दिया बट एक ही बात है उसका, ब्रांच को मैं बढ़ा रहा हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मैं एक कंसेप्ट पूछ रहा है, इसका रीजन पूछ रहा है, कंसेप्ट बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट MW मोलिकुलर वेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच जो साइड चेन होती है उसे हम ब्रांच बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्रांच बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है कम, क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताओ। तो इसका बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा रीजन है कि जैसे ही बच्चों मैं ब्रांच को इंक्रीज करता हूँ तो जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का मोर कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट होता है, जो उसका कॉम्पैक्टनेस मतलब जो सिमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, मोर कॉम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, मोर कॉम्पैक्ट हो जाता है स्ट्रक्चर। जैसे ही मोर कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उसको हम इजी भाषा में बोल सकते हैं कि एक स्फेरिकल भी हो जाता है, मोर कॉम्पैक्ट, या फिर मैं इसको स्फेरिकल भी बोल सकता हूँ। एक स्फेरिकल हो जाता है क्योंकि बड़ा एटम बन जाता है एक तरीके से, वो मतलब गोलाकार शेप रहता है, जो चीज़ लाइनिंग में है वो शिफ्ट हो जाती है एक बॉल के स्ट्रक्चर, मतलब एक स्फेरिकल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सा बन जाता है, मतलब एक कठिन सा जटिल सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। आप इतना ईजी भाषा में समझो। ठीक है, अब जैसे ही मोर कॉम्पैक्ट या स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये बनता है तो इसमें क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया है, मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है कम। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से इंटरमोलिक्यूलर वान वाल फोर्स जो इसमें पाया जाता है, मोलिकुलर वान वाल जो फोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वान वाल फोर्स आपको पहले ही पता है बहुत वीक होते हैं और वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे हम तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत कम होती है। क्या होती है, कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, कोई भी सॉलिड आइटम है उसको मैं गर्म करता हूँ, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फेज में। भाई यही तो बॉइलिंग होता है। आइस है, आइस एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल एक तरीके से अरेंजमेंट है उसके, है अरेंजमेंट। अब मैं इसको हीट करता हूँ, आइस को किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे बॉइलिंग मतलब वेपराइज हो जाएगा। यही तो है बॉइलिंग पॉइंट, कि ऐसा कोई टेम्परेचर जो कि सॉलिड फेज को या मैटर कोई भी होगा वो सॉलिड फेज में होगा उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है वेपराइज फेज में। क्यों हो जाता है, इस वजह से होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मॉलिक्यूलर वेट, जितना वजन ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। बट यदि मैं वजन को तो ना बढ़ाऊँ, मैं ब्रांच को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है ब्रांच बनाने पे स्फेरिकल हो जाता है, मोर कॉम्पैक्ट हो जाता है। और जब स्फेरिकल होगा, एक तो सीधा था पहले, नॉर्मल एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, फिर हो जाता है स्फेरिकल। स्फेरिकल जैसे हुआ तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है।
सरफेस एरिया कम होने की वजह से उस जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्सेज है एटम्स के बीच में, जो कि होता है वन डर वाल फोर्सेज, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर वन डर वाल फोर्सेज, वो भी कम हो जाते हैं। वो वन डर वाल फोर्स तो वैसे ही वीक होता है, फिर और कम हो जाता है। कम होता है तब मॉलिक्यूल टूटने लग जाता है, इसलिए हम आसानी से टूटने लग जाता है, इसलिए हम जरा सा उसको गर्म करेंगे, मतलब उसको कम एनर्जी देंगे, उसमें क्या हो जाता है, बॉइलिंग हो जाता है। तो इस वजह से ब्रांच बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो ये क्या है, इसका एक रीज़न है, इसका एक कंसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल इज मोर देन मेथॉक्सीमेथेन। तो ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की बात कर रहा है बेटा ये। तो ये कह रहा है कि इथेनॉल का CH3CH2OH, ये कह रहा है कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिथॉक्सीमेथेन से ज़्यादा है। अब मिथॉक्सीमेथेन का मतलब CH3OCH3, इसे हम बोलेंगे मिथॉक्सीमेथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ईथर होता है, ठीक है, और डाईमेथिल ईथर भी बोल सकते हैं, मेथॉक्सीमेथेन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्यों होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है ज़्यादा। तो इसका कंसेप्ट हम समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा दोनों ही स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो है बेटा एक एल्कोहलिक ग्रुप और ये है ईथर वाला ग्रुप। ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्कोहल, हमें बता रहा है कि मैं अल्कोहल हूँ। ठीक है, और ये जो एल्किल ग्रुप, दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप है किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये ईथर वाला ग्रुप को शो कर रहा है कि ये कह रहा है कि मैं ईथर हूँ, मेरी शक्ल देख के आप पहचान सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ही ज़्यादा क्यों होता है। तो बेटा आप याद रखना, जो एल्कोहल जो होता है, मतलब जो OH होता है, ये किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है, तो जो एल्कोहल है ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे अपने जैसे एटम के साथ। अब मैं बेटा इसको मान लो एक और एल्कोहलिक ग्रुप के साथ इसको मैं साथ में ले आता हूँ इसके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन की वजह से ये अपने जैसे बहुत सारे एल्कोहलिक एटम के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है, कंपाउंड्स के साथ जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा। तो एक तो ये बेटा अकेला है, एक ग्रुप में आते हैं, तो आपको पता है ग्रुप में रहना बड़ा कठिन होता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अपने जैसे एटम के साथ। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्यों, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, जो कि इंटरमोलिकुलर किसे बोलते हैं, जो कि एक ही एटम में, उसी एटम में नहीं, मतलब उसी मॉलिक्यूल में नहीं बनेगा, वो उसके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि ये पोलर एटम होता है, क्योंकि ये OH+ होता है और ये क्या होता है, O- होता है। ठीक है, तो ये पोलर है, इसके अंदर पोलरिटी पाई जाती है, इस वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन करेगा तो अपने जैसे बहुत सारे एल्कोहलिक ग्रुप के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिससे बहुत बड़ा एटम ये बन जाता है। जिससे एक तो अकेले को बेटा बॉइलिंग करना है, एक बहुत सारे एटम को हमको गर्म करना है, तो ऑफकोर्स टाइम किसके ज़्यादा लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स उसका होगा जिसके अंदर बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक तो खुद के जैसे एटम के साथ भी करेगा, प्लस में हम इसमें वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि हम अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ऑफकोर्स ये क्या बना लेता है, होमोजीनस मिक्सचर, समजातीय मिश्रण का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, और वो भी किसके कारण होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट ईथर में ऐसा नहीं होता, ईथर में ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का होना बड़ा नेसेसरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का ये आंसर होगा, हमारा कंसेप्ट ये होगा। ठीक है, सेकंड की आंसर की बात करते हैं। तो सेकंड हमसे कह रहा है, ये बोल रहा है हमको कि इथेनॉल इज इजीली डिजॉल्व इन वाटर। इथेनॉल है वो पानी के अंदर डिजोल्व क्यों होता है, तो इसका भी यही रीज़न है जो पहले क्वेश्चन का था। तो मान लो मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, C2H5OH मैंने ले लिया, इसको मैं पानी में क्या कर रहा हूँ, डिजोल्व कर रहा हूँ बेटा। तो पानी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है V शेप।
तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। अब ये भी कौन सा बॉन्डिंग हुई, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है ये भी, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, मतलब एक रिश्ता बना लेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे एक बात बताओ, आपकी दोस्ती किसके साथ अच्छी होगी, जिसके साथ आपके नेचर, आपके टर्म्स मैटर मतलब मैच करते हैं, उसके साथ ही आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो बस तो ये क्या कर लेता है, इसके साथ व्यवहार बना लेता है, रिश्ता बना लेता है और आराम से क्या कर लेता है, वो बोलता है पानी तू मेरे अंदर घुल जा, तू मेरा दोस्त है। तो ये क्या हो जाता है, आराम से सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका रीज़न भी यही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एथेनॉल है और पानी है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं समजातीय मिश्रण का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा बेटा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है, यही इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा। तो डाई एथिल ईथर मतलब डाई मतलब दो, क्या है उसमें, इथाइल और ईथर। तो आपको पता है ईथर को हम बोलेंगे ROR और डाई का मतलब होता है दो और इथाइल का मतलब होता है ये ग्रुप C2H5, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्किल ग्रुप को। तो दोनों तरफ मैं लगा देता हूँ C2H5O C2H5, इसे हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नेमिंग के पूछ रहा है। जैसे कि अपन ने ये क्वेश्चन किया था बेटा, इस क्वेश्चन में ये था कि इथेनॉल मिथॉक्सीमेथेन, ठीक है, मिथॉक्सीमेथेन दिया गया था इसका नाम। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, डाईमेथिल ईथर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा नाम, इसका हो सकता है इथॉक्सी इथेन। तो इसका क्या नाम होगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। ये हमें रिएक्शन पूछी गई, इसको पूरा करो, इसके प्रोडक्ट का नाम लिखो, ठीक है, हमसे ये पूछा गया। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, तो हमको पहले इसका वर्क पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। ये जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो आपको पता है ये है इथेनॉल, मतलब अल्कोहल है। इसकी किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कॉपर के साथ कराते हैं हम, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपको पता है जो कॉपर होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा कमज़ोर, मतलब थोड़ा कमज़ोर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये आपको पता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन यदि मैं अल्कोहल का करूँगा तो क्या बनेगा। तो बेटा हमको पता है यदि ये अल्कोहल 1 डिग्री हुआ तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्डिहाइड, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, इसे हम बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है। और यदि मान लो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या करता, 2 डिग्री अल्कोहल की कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता तो हमको मिलता कीटोन, क्या मिलता बच्चों, कीटोन मिलता, ठीक है। और यदि 3 डिग्री अल्कोहल होता है यहाँ पे और फिर मैं इसकी कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता, कॉपर के साथ मैं टेम्परेचर भी कंसिडर करूँगा 3 डिग्री के साथ, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, वहाँ पे करेगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ताप टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा याद रखना, किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन यदि मैं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ जो हमको टेम्परेचर दिया हुआ है उसकी प्रेजेंस में मैं कराता हूँ तो अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर। आप एक चीज़ याद रखना, एक सीक्वेंस कि कोई भी मान लो मैंने CH4 ले लिया, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कराया तो ये क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीजन ऐड कर दी मैंने और कुछ नहीं किया, फिर मैं आगे ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री हुआ तो कीटोन, ठीक है। फिर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये बनेगा COOH मतलब एसिड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, पूरा सीक्वेंस है। तो हमको यदि अल्कोहल दिया हुआ है तो हमको पता है कि माइल्ड है ऑक्सीडाइजिंग, ये तो पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, वीक है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन तक ही जाएगा, यदि स्ट्रॉन्ग होता तो डायरेक्ट एसिड तक जाता, और सुपर स्ट्रॉन्ग होता डायरेक्ट CO2 बना लेता। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित तो समीकरणों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये बेटा वही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका जो हमने पहले पढ़ा है, वही है। तो ये बेटा कौन सा अल्कोहल है, ये है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल,
2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल पता कैसे लगाओगे कि जिस कार्बन से ये एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है वो कितने और कार्बन जुड़ रहा है। तो बेटा ये 1 से जुड़ रहा है और ये 2 से जुड़ रहा है, तो इसलिए कौन सा डिग्री हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल। और आपको पता है 2 डिग्री एल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे में इसका ऑक्सीडेशन होगा। बेटा क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन बन के क्या बनाता है, ये बनाएगा कीटोनिक ग्रुप CH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH3। 3 डिग्री होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जनरली 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब हमको सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड हमको दिया हुआ है Al2O3, मतलब ये भी इथेनॉल है, 2 मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा Al2O3, इसका काम पता होना चाहिए। तो बेटा ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है निर्जलीकारक की तरह, मतलब पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, ये काम करता है। प्लस में इसके साथ टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो ऑफकोर्स क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल को क्योंकि गर्म करेंगे तो पानी ही निकलेगा सबसे पहले। ये भी आप याद रख सकते हो, और Al2O3 का फंक्शन भी याद रख सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब एक क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो बेटा आपको पता है जब पानी ही हम निकाल रहे हैं तो ऑफकोर्स क्या बनती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा अभी हम बताते हैं कैसे होगा। तो यह है हमारे पास इथेनॉल CH3, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ OH। ठीक है, इसकी प्रेजेंस Al2O3 एल्यूमिनियम, मैं इसको बोलता हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, 573 केल्विन, मतलब ये हमने इसको गर्म कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, -H2O को बाहर निकालेगा, मतलब पानी को बाहर निकालेगा। अब पानी को कैसे निकालेगा, तो आपको पता है जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोलेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से तो OH निकलेगा, और बीटा कार्बन से इसको मैं CH2 बना लेता हूँ, हाइड्रोजन के इसका वो पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, और हमें क्या मिलता है CH2। ये डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको Al2O3 का काम पता होना चाहिए, Al2O3 क्या काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल कितना निकलेगा, तो बेटा यहाँ पे 2 अल्कोहल दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ द इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर लेता हूँ, ये पूछ रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो बेटा इथिलीन अल्कोहल, इथिलीन अल्कोहल। ठीक है, अब इथिलीन अल्कोहल की ये पूछ रहा है। ठीक है, अब इथाइलिन अल्कोहल का क्या हो सकता है फॉर्मूला, ये आपको पता होगा। इथिलीन अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल, ये पूछा जा रहा है। इथिलीन ग्लाइकोल किसका पूछ रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेटा सबसे पहले आप एक चीज़ बताओ मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो ये है कि इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये तो आप पढ़ के भी आए होंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं इथाइलिन अल्कोहल का एक मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ इजी से, उसको फिर हम बना के देखते हैं। तो इसका होता है C2H6O2, या फिर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा, CH2O1, C1H2O1। ठीक है, अब बताओ कि क्या हो सकता है इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल की यदि मैं बात करता हूँ बेटा, तो इथिलीन ग्लाइकोल कुछ नहीं होता, ये होता है बस। अब आप पूछोगे सर ये क्या डंडे से बना दिया आपने और इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा इथिलीन ग्लाइकोल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2OH, CH2OH। ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये, इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 2O2 4 and 2 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये एथिलीन ग्लाइकोल का बेटा क्या है, क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, आपके नंबर बिल्कुल कटने वाले नहीं है, आप ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन मैं लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द मेजर। तो बेटा हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब ये हमसे पूछ रहा है राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल का हम इस सीरीज़ में सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन आया था, वो हम कर चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R फॉर रिपीटेड। ठीक है, बी के मैं बात करता हूँ, व्हाट हैपन दैट डाई एथिल ईथर रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये पूछ रहा है डाई इथाइल ईथर, डाई मतलब 2,
इथाइल मतलब 2 ग्रुप इथाइल के लिए गए हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ C2H5 और एक को लेता हूँ C2H5 और ये पूछ रहा है ईथर। ईथर को बेटा मैं किससे जोड़ दूंगा इनको, एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन से। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपन, Cl2 जो कि मैं लूँगा एक्सेस अमाउंट में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H म्यू को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सनलाइट से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है। तो कुछ नहीं करेगा बेटा, Cl को जब हम जोड़ेंगे तो Cl कैसे जुड़ेगा ये आपको पता है। Cl क्या करेगा, जितने भी हम हाइड्रोजन है उनको हटा देंगे और वहाँ पे क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे बेटा, क्या जोड़ देंगे, वहाँ पे हम जोड़ देंगे क्लोरीन एटम। ठीक है, अब यदि मैं इसको इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है। आइए हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है CCl2O, ठीक है, जिसे आगे CCl2CCl3, मतलब ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ऑक्सीजन एज इट इज़ है, इसका ऑक्सीजन एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है 2, इधर भी कितना है 2, तो 2 कार्बन मैं ले लेता हूँ, ये 2 ले लिए मैंने। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 5, इधर 5 है, एक के पास कितना होगा, इसको मैं खोल के लिखता हूँ तो लिखता हूँ CH3CH2O, खोल के लिख लो बेटा, अच्छे समझ में आएगा। अब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है 3, तो मैं 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, उसकी जगह 3 Cl। ठीक है, प्लस में उसी तरीके से इसके पास कितना हाइड्रोजन है 2 है, 2 को हाइड्रोजन को हटा दूंगा और क्या लगा दूंगा Cl। तो मैं इसको कॉमन ये भी लिख सकता हूँ C2H5O C2Cl5, ये भी लिख सकता हूँ। आगे आगे वैसे ही हमको इस तरीके से इधर से करना है। तो कुछ नहीं करना, जब क्लोरीन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है और क्लोरीन जुड़ता है, तो जितने भी हाइड्रोजन है उसको हटा दो और उसकी जगह क्लोरीन का आइटम लगा दो। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। नाम पूछ सकता है आपसे कि इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलेंगे पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ए का हमारे पास ये आंसर हो चुका है, बी का। अब हम सी की बात करते हैं। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द राइट। ठीक है, तो बेटा ये पूछ रहा है इसको पूरा सीक्वेंस लिखिए, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है। तो कुछ नहीं है, ये हमारे पास है फिनॉल। जब हम बेंजीन रिंग को एल्कोहल पिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। बेंजीन के ऊपर OH को हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो ये करवा रहा है बेटा पानी के साथ रिएक्शन, H2O प्लस में हीट करवा रहा है। अब ये पूछ रहा है ए क्या होगा, फिर इसकी रिएक्शन Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर जिसे हम बोलते हैं, तो बी क्या बनाएगा। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डिकोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, सॉरी अपन तो ये क्वेश्चन करने लग गए। क्वेश्चन तो ये करना है बेटा हमें, एक सेकेंड नीचे वाला देख लिया मैंने। हाँ, तो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, ये सी वाला। ठीक है, हाँ तो देखिए बच्चों, तो ये कह रहा है CCl4 प्लस में 4KOH इसने ले लिया है। अब ये कह रहा है ए क्या बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि CH3CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम H+। अब ये बी क्या बनाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब बेटा देखो ये रिएक्शन है रायमल्टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रायमल्टीमान रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ोगी नीट JEE IIT एडवांस तक। इसकी मैंने डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे डाली हुई है, मतलब इसका मैकेनिज्म वगैरह सब आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी मैकेनिज्म तो इसका स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो बेटा कभी भी आपका फिनॉल मिल जाए, फिनॉल के साथ CCl4 और KOH मतलब बेस मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे सैलिसिलिक एसिड, मतलब OH एज इट इज़ रहने दोगे, इसके ऑर्थो पे COOH जोड़ दोगे, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, या फिर मैं इसका IUPAC नाम लिखूँ तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका नाम होगा। और यदि मान लो इस CCl4 की जगह मान लो यहाँ पे CHCl3 दिया हुआ होता तो क्या बनाते, तो CHCl3 दिया होता मतलब क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे बनता सैलिसैल्डिहाइड, मतलब COOH की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पे CHO, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जोड़ देते, उसे हम बोलेंगे सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, और हमने बेटा यहाँ पे क्या बना लिया, यहाँ पे हमने बना चुके हैं सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ मैं,
इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूँ। और सैलिसिलाइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है OH, एज इट इज़ रहेगा, COOH जोड़ देंगे, इसे बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग सा एक कंपाउंड लिया है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको मैं खोलूँ तो इस तरीके से खुलेगा अपने आप में। सर्दी में क्यों खोल रहे हो उसको बेटा, ठीक है। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, घबराना नहीं है, इसको छोटा सा कंपाउंड है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, इस सैलिसिलिक जो एसिड है, मतलब ऐसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कौन करेगा, इसमें OH ग्रुप करेगा, COH ग्रुप करेगा। तो बेटा यहाँ पे जो रिएक्ट करेगा वो एल्कोहल करेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिड के, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है। तो बेटा ये क्या करता है, एनहाइड्राइड अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। कोई सा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, चाहे ये भी कर सकते हो। मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, जैसे ही मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो ये OH तो इसके साथ भाग जाता है, इसके साथ भाग जाता है, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, बना लेता है CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब बचा कुचा क्या है, बचा कुचा बेटा ये मिल जाता है हमें, ये रहा O माइनस में होगा ये, और ये होगा COOH। तो बेटा इसने हाइड्रोजन को बेटा क्या किया था, डोनेट किया है बच्चों, इसने हाइड्रोजन को डोनेट किया है, ठीक है। तो ये चाहेगा कि मुझे कोई नया कंपाउंड भी मिलना चाहिए। तो बाकी का जो बचा कुचा है ये किसके साथ ऐड हो जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, और ऐड होके क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसे तो हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। ये जो होगा ये होगा एस्प्रीन, क्या होगा बेटा, ये होगा एस्प्रीन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड। तो आपने क्या बनाया, एस्प्रीन का फॉर्मेशन किया, इसे हम बोलेंगे एस्प्रीन। क्या बोलेंगे बेटा, एस्प्रीन होता है, ये दवाई होती है, मेडिसिन होती है। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, डिस्प्रीन टैबलेट, सर दर्द के लिए डिस्प्रीन वो पानी में डालता है और घुल जाती है 6 सेकंड के अंदर, कुछ ऐसा है ना, बस वही टैबलेट है ये एस्प्रीन, ठीक है। ये एंटीपायरेटिक होती है, बुखार मिटाती है, दर्द मिटाती है, बट इसको हम जनरली यूज़ नहीं करते। इसे हम जनरली कार्डियक पेशेंट जो हार्ट के मरीज होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटी प्लेटलेट ड्रग है ये खून को पतला कर देती है, जिससे हार्ट पेशेंट के अंदर खून का थक्का नहीं जमता और उसको हार्ट अटैक नहीं आता है। तो आप देखो कितनी अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, एस्पिरिन को बना लिया आपने, ठीक है। तो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी पूछ सकता है एस्पिरिन का फॉर्मेशन कैसे करोगे, वाइवा में भी पूछ सकता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड द राइट द मेन प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए और इसका प्रोडक्ट का नाम लिखिए। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल है, कौन सी डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, PCC के साथ रिएक्शन कर रहा है। PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटा मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कि एल्कोहल को बस वो एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा। यदि 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री होगा तो करेगा कीटोन के अंदर, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एल्डिहाइड इसका प्रोडक्ट मिलता है। अब यदि मैं इसी 1 डिग्री के रिएक्शन K2Cr2O7 विद एसिडिक मीडियम, हॉट भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, तो ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। और ये क्या बनाएगा, आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सीधा एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। सेकेंड हम बात करते हैं जो कि है ये एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन लेड और BSO4 के साथ कराएंगे, इसे बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। थर्ड जो रिएक्शन है ये मिथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम 4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड SG तो बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये एल्डिहाइडिक कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की क्या है, ये कंसेप्ट है, उसका टॉपिक है, ठीक है। थर्ड जो फोर्थ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, ये भी नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम अल्कोहल की ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आगे वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित उत्परिवर्तनों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया भी हम लिखते हैं नए परिवर्तनों के लिए, ठीक है।
तो नया परिवर्तन होगा इसका जो नया रिएक्शन है वो होगा, तो यह है अंतर परिवर्तन, कन्वर्जन बोल रहा है। तो ये बना रहा है फिनॉल से एनिलीन का फॉर्मेशन करा रहा है। तो फर्स्ट मैं बनाऊंगा यहाँ से फिनॉल, पहले बेटा फिनॉल का स्ट्रक्चर आना जरूरी है। बेंजीन को ऑक्सीजन पिला दो, वो एल्कोहल पिला दो, ये बन गया फिनॉल। फिनॉल से हम क्या बना रहे हैं, एनिलीन बना रहे हैं। एनिलीन को हम लिखते हैं, बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं एनिलीन। इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका कन्वर्जन हम लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं क्या करूँगा इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करनी पड़ेगी। पहले मैं क्या करूँगा, हमको क्या करना है ओवरऑल, आप ये सोचो कि इस OH को हटा के यहाँ पे जोड़ना है NH2। कैसे जुड़ेगा, कई सारे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, अभी हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, सबसे पहले इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ जिंक की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट जिसे जिंक का चूर्ण भी बोलते हैं, की प्रेजेंस में मैं करा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये रिडक्शन करता है। क्या करता है बेटा, रिडक्शन करता है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जोड़ना। तो बेटा यहाँ से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। ऑक्सीजन को हटा के खुद क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहले हटाएगा और हटा के क्या बनाता है यहाँ पे, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन, और खुद ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा। सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ, हमको खाली बेंजीन मिल चुकी है, मतलब मैंने इस OH ग्रुप को हटा चुका हूँ, अब ओनली बेंजीन हमको मिल गई है। अब इस पर NH2 जोड़ना है। अब NH2 कैसे जोड़ेंगे, आइए NH2 भी जोड़ते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके साथ ले लूँगा कंसनट्रेटेड HNO3, मैं इसको इसके साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा। अब ये क्या करता है, नाइट्रेशन रिएक्शन करता है। कौन सी रिएक्शन करेगा, नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रो ग्रुप का एडिशन ये करेगा। NO2 जो प्लस ग्रुप है, नाइट्रोनियम आयन, इसको क्या करेगा, ये जोड़ेगा। तो ये कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इस बेंजीन रिंग पे। और जैसे ही बेंजीन रिंग पे आके जुड़ता है तो ये बना लेता है NO2, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है, नाइट्रोबेंजीन। अब बेटा देखो, हमने OH हटा लिया, हटा के कहाँ पे लिया है गाड़ी को, NO2, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। अब हमको छोटा सा काम करना है, इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप में क्या करूँगा, अब मैं इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ ये रिएक्शन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। SN और HCl के साथ मैं रिएक्शन करा देता हूँ। ये रिएक्शन होती है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, स्टीफन रिएक्शन के साथ कराता हूँ। ये क्या करेगा, इस NO2 का रिडक्शन कर देगा, ये भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा। जैसे हाइड्रोजन जोड़ेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा और ये क्या बना लेगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कन्वर्जन है, बार बार रिपीट हुआ है और आ सकता है। तो फर्स्ट का तो हमने आपको करके दिखा दिया है। अब सेकंड हमसे पूछ रहा है कि फिनॉल से नेफ्थलीन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत टफ भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो बट इसको बहुत ईजी वे में लेके हम चलते हैं। तो सेकंड है, एक सेकंड आगे ही इधर ही करेंगे बेटा इसका कन्वर्जन। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, फिर हम इसका कन्वर्जन कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम बनाएंगे फिनॉल से फिनोफ्थेलिन, फिनॉल से फिनोफ्थेलिन बनाएंगे अब हम, ठीक है। अब कैसे बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो फिनॉल से फिनोफ्थेलिन, तो फिनोफ्थेलिन का पहले मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देता हूँ। फिनोफ्थेलिन क्या होगा, तो फिनोफ्थेलिन हम बनाएंगे, बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये मैं ले लेता हूँ इधर, और इस डबल बॉन्ड O को मैं हटा के यहाँ पे मैं जोड़ूंगा OH। यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा मैं एक बेंजीन फिनोलिक ग्रुप यहाँ पे जोड़ूंगा और एक मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, ये हमारे पास बन चुका है बच्चा, क्या बन चुका है बताओ, ये बन चुका है हमारे पास फिनोफ्थेलिन बन चुका है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिनॉल से फिनोफ्थेलिन बनाना था। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे 2 लेंगे हम फिनॉल को, और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करा देते हैं। इसको हम करा देते हैं इसके साथ रिएक्शन, ठीक है। थैलामाइड इसे हम बोलते हैं, फिनोफ्थेलिन एनहाइड्राइड जो भी होता है, इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा। तो ये OH, ये जो फिनॉल का ये जो OH है, ठीक है, और ये OH है, ये क्या है कि आपस में निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से निकल के, और ये दोनों कहाँ ऐड हो जाते हैं, इस कार्बन पे ऐड हो जाते हैं, इसका एडिशन हो जाता है। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है इसका, तो अब मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। आपको फिनॉल से फिनोप्थिलीन बनाना है तो इस कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल ऑफ द फिनॉल लेंगे और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोप्थिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, आप इतना डीप में नहीं जाएंगे, इसको रट लेना बस। ये एज इट इज़ आएगा, कन्वर्जन आएगा तो एज इट इज़ ही आएगा। इसकी मैकेनिज्म आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको मैकेनिज्म भी दे दूंगा मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फिनॉल से बेंजीन। अब फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाए थे, तो फिनॉल ये है हमारे पास है, इसकी हम क्या बनाएंगे, इससे बेंजीन बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस OH को यहाँ से हटाना पड़ेगा। या OH कैसे हटेगा, जिंक की रिएक्शन करा देता हूँ, जिंक डस्ट की रिएक्शन करा देता हूँ। ये रिडक्शन करता है, रिडक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा Zn ऑक्साइड और जिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना लेगा बेंजीन। तो हमारे पास क्या हो चुका है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन ये है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट तो ये हो चुका है, सेकंड की मैं बात करता हूँ। तो सेकंड है फिनॉल से 2,4,6 ट्राइन ब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल से क्या बनाना है हमको, ये बनाना है हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे और तो मतलब 2, 4 एंड 6 तीनों पोजीशन पे मेरे को ब्रोमीन एटम जोड़ना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं है बेटा, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, अभी हम पहले कर चुके हैं Br2 प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ऑफकोर्स हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। छोटी सी कन्वर्जन है और हम आगे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना है, तो रिपीटेटेड है, आगे हम पिछले हम कर चुके हैं इसको। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, आप देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो ये फिनॉल की पूछ रहा है कि फिनॉल मोर एसिडिक क्यों है। ये फिनॉल की स्ट्रक्चर बना लिया हमने, बना लिया एल्कोहल। अब ये कह रहा है मोर एसिडिक फिनॉल ही क्यों होता है, एल्कोहल क्यों नहीं होता है। तो इसका हम आंसर देखते हैं ए का, क्योंकि बेटा एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है कि H+ को डोनेट करना क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर या एसिडिटी कहलाती है। अब अल्कोहल ने भी अपना एसिड को H+ को डोनेट किया डोनेट, और इसने क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिसे मैं बोलूँगा ये। उसी तरीके से फिनॉल ने भी क्या किया, इस H+ को डोनेट किया और इसने क्या बना लिया, फिनॉक्साइड आयन, इसने फॉर्म कर लिया फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब जो एसिडिक नेचर है इन दोनों की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, किन दोनों के, इधर से फिनॉक्साइड आयन, इधर एल्कोक्साइड आयन के। कैसे करता है अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। तो कैसे डिपेंड करता है कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो बना है ये कॉन्जुगेट बेस है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो बनी ये भी कॉन्जुगेट बेस है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी। अब इनमें से कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, तो बेटा ये दोनों के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे लेके बैठे हुए हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए और हमसे ले जाए। जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉनों को स्टेबलाइज कर सकता है, वो ही सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। अब कौन कर सकता है, तो बेटा जी यहाँ पे तो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्किल ग्रुप ऑफकोर्स मेथिल एथिल प्रोब्यूट हेप्टोन यही होगा। अब ये क्या करता है, ये तो प्लस आई ग्रुप भी शो करता है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय क्या करेगा, उसको तो और देगा, क्योंकि ले भाई और पकड़ ले इलेक्ट्रॉन और ले। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ऑक्सीजन पे और बढ़ जाएगी। तो जो है H+ जो इसको छोड़ के भागा है वो पीछे देखेगा और मुड़ के खाएगा, भाई यहाँ तो नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, तो कह रहा मैं जा ही क्यों रहा हूँ, मैं डोनेट ही नहीं होना चाहता, मैं तो दोबारा ऐड होऊंगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये फटाक से जुड़ जाएगा, तो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा, पहले जैसा कंपाउंड मिल जाएगा। बट फिनॉल के पास एक पावर है, वो कहता है मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। तो ये क्या करता है बेटा, इस इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइजेशन कर देता है, इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है बेंजीन रिंग के अंदर। अब जैसे बेंजीन रिंग के अंदर भेजेगा तो आपको पता है फिनॉक्साइड आयन की मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बनाई है, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक स्पीसीज एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको देख के हाइड्रोजन कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों अपोजिटली चार्ज है, सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये दोबारा एडिशन नहीं होगा। इस वजह से जो फिनॉल होता है ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बी का। तो सेकंड कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन के ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो बेटा ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। एस्टर होता है ये C+OR ग्रुप, ठीक है। ये होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हमको क्या दिया गया है, इसने एल्कोहल दिया है, ये एल्कोहल, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन एस्टरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से देगा, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो हमेशा याद रखना जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो सब ज़्यादा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के टूवर्ड्स रिएक्टिव ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और फिर होगा 1 डिग्री एल्कोहल, ये याद रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही होती है तब ये क्या करता है, OH, ये तो OH एसिड तो देता है OH, और जो एल्कोहल है वो देता है H+, ठीक है। आप याद रखना इस चीज़ को, आप ये मत समझना एसिड है तो H+ ही डोनेट करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही H+ डोनेट करने का नहीं। बट बेटा ये तो है COH और ये है एल्कोहल। तो एल्कोहल तो देता है अपने H को और ये देता है अपने OH को, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा 1 डिग्री मतलब जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, 1 डिग्री मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा कम, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के टूवर्ड्स क्या होगा? स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, याद रखना। तो जब भी हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ए पूछ रहा है वाइल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल इज हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड द ईथर ऑफ कंपेयर टू मोलिकुलर मास। तो ये कह रहा है कि जो एल्कोहल होता है आर हायर देन, बॉइलिंग पॉइंट इसके ज़्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर के, ठीक है। तो इसका हम आंसर आगे करते हैं। इसका हम आंसर करेंगे तो इसको थोड़ा सा हमको क्लीन करना पड़ेगा बेटा, तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ये पूछ रहा है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर हाइड्रोकार्बन्स या ईथर्स के। तो क्यों होता है? तो बेटा दोनों के आप स्ट्रक्चर देखो ढंग से, ठीक है। एल्कोहल के पास है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक तरीके से पोलर मोलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड होता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है। ये पोलरिटी जनरेट कर लेता है, एक चार्ज खुद पे डेवलप कर देता है। बट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होती है, ना ईथर पे होती है। तो पोलरिटी डेवलप होने के कारण ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और वो भी कौन सा? इंटरमोलिकुलर, मतलब किसी दूसरे अपने जैसे पानी के साथ या किसी और एल्कोहल के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है। जब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो ऑफकोर्स एक तो एक छोटे से मॉलिक्यूल को आप बॉयल करो, एक इतने बड़े को मॉलिक्यूल को मतलब आप बॉइलिंग करो, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? बड़े एटम का। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण क्या होता है? इसका दूसरे हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये इसका हमारा आंसर होगा। अब हम बी की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बी हमसे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड द डिहाइड्रेशन। अब ये कह रहा है डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकालना। तो आपको पता है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब ये कह रहा है डिहाइड्रेशन किस में बेटर होगा। तो देखो अभी हम बताते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस एथेनॉल को बना लेता हूँ पहले, ठीक है। इसकी रिएक्शन कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई भी, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? P2O5 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, और आगे कंसनट्रेटेड H3PO4 हो सकता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना बेटा, इनको तो याद रख सकते हो आप, एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज्ञान है ये, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। एक है बेटा हमारे पास 2 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री को मैं बना लेता हूँ, ये हमारे पास बना लिया हमने 2 डिग्री को, ये 2 डिग्री है। एक मैं 3 डिग्री भी बना लेता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है? डिहाइड्रेट करना है, मतलब इसमें से पानी के मॉलिक्यूल को निकाल के फेंकना है।
अब जैसे ही मैं पानी के मॉलिक्यूल, ये क्या करता है बेटा, डिहाइड्रेशन का काम करता है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। अब जैसे ही मैंने इस OH को यहाँ से हटा लिया, इधर से मैं इस OH को हटाता हूँ, इधर से मैं इस OH को हटाता हूँ, हटाया हमने, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, आपको खुद से ये बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है उसको, ना कि एलिमिनेशन करना है ना कुछ और, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको डिहाइड्रेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने डिहाइड्रेट किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन पर भी कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अब जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन को। तो आपको पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊँ वो होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि सबसे स्टेबल ये होता है कार्बोकैटायन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो तीनों ग्रुप है ये +I की तरह रिएक्ट करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह भी रिएक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इसको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, हाँ मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं डेफिशिएंट नहीं हूँ। बट यहाँ पे 2 ही ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं और यहाँ पे 1 ही ग्रुप दे पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही डिसाइड कर रही है यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथिन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इथेनॉल से हमको क्या बनाना है, एथीन के अंदर इसको डिहाइड्रेट करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी काम में ले सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हीट भी लेंगे। तो आपको पता है कि इसमें यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो CH3CH2OH है, यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH हटेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, दोनों यहाँ से रिप्लेस होंगे, इट विल बी -S2O एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू एल्कीन एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। बी की मैं बात करता हूँ तो बी है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो बेटा जाइमेज एक एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सी की मैं बात कर रहा हूँ, सी कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो बेटा रायमल्टीमान रिएक्शन है, ये मैं कर चुका हूँ आगे इसको, रायमल्टीमान रिएक्शन है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, तो इसको हम कर चुके हैं पहले, और इसकी फुल वीडियो विद मैकेनिज्म मेरी डिकोड केमिस्ट्री चैनल पे मैंने डाला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर हम और की बात करेंगे, इसमें अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ए पूछ रहा है कि द कन्वर्ट मैथेनॉल इनटू एथेनॉल। तो मैथेनॉल क्या होता है, CH3OH होता है, इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करना है, CH3CH2OH इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे क्या करना है, इस CH2 ग्रुप को ऐड करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एल्किल हैलाइड मतलब हैलाइडिक ग्रुप के अंदर मैं कन्वर्ट करता हूँ, जो कि मैं ले सकता हूँ यहाँ पे रिएजेंट SOCl2, जिसे हम बोलते हैं थाइनिल क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डार्जन प्रोसेस होता है। या फिर मैं इसकी रिएक्शन PCl3 से कराऊंगा या फिर मैं PCl5 से कराऊंगा। तो ये क्या करेगा, ये HCl को निकालेगा, ठीक है, प्लस में SO2 गैस को भी निकालेगा। ये दोनों तो प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेंगे एज ए को प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, CH3Cl। यदि हम Cl ले रहे हैं तो CH3 के साथ Cl ऐड हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, इसमें कार्बन ऐड करवाना है। अब कार्बन को क्या करता हूँ मैं, KCN की प्रेजेंस में कार्बन को ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे KCN का जो C है ये ऐड होगा, देखो कैसे, तो K के साथ C निकल जाएगा तो -KCl, और ये क्या बना लेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बन नाइट्राइल या एथिल नाइट्राइल भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, अब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ LaH के साथ, LiAlH4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन्स को यहाँ पे ऐड कर देगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए और ट्रिपल बॉन्ड को इसने तोड़ दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा अब HNO2 की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकालेगा, प्लस में वाटर का एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ तो आप इसको स्किप मत कीजिए, इसको आप पढ़ के जाना, अच्छे समझ के जाना, ठीक है। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। अब मैं बी क्वेश्चन की बात करता हूँ। बी कह रहा है, ऑफ द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल इज नोन एज।
तो बेटा एल्कोहल मिक्सचर हम यूज़ करते हैं पेट्रोल की जगह एल्कोहल और ईथर का, उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गैसोलीन। गैसोलीन बोल सकते हैं। पहली जो गाड़ी थी ऑटोमोबाइल, दुनिया की पहली गाड़ी थी, एल्कोहल से चलाई गई थी बेटा। इसको नेटेलाइट भी हम बोल सकते हैं, नेटेलाइट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सी क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सी हमसे कह रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड फ्रॉम द फिनॉल, ठीक है। गिव द केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपको पता है, रायमर्टिमान रिएक्शन है। ये भी रायमर्टिमान रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, फिनॉल है, उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू पैरा हाइड्रोक्सी एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल में रिएक्शन करवा चुका हूँ, और मेरे डी कोड केमिस्ट्री अपने चैनल पे पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ इसकी रिएक्शन कराई हुई है, तो आप उसको देख लीजिए जाके, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एल्किल एल्कोहल एंड बेंजिल एल्कोहल, प्रत्येक का एक एक सूत्र लिखिए। तो एल्किल एल्कोहल, एल्किल ग्रुप है, इसमें OH जोड़ देता हूँ तो एल्किल एल्कोहल हो जाता है। बेंजिल एल्कोहल का मतलब होता है कि बेंजीन है, उसके साथ मैंने एक CH2 ग्रुप जोड़ा है, फिर मैंने OH जोड़ा है, तो इसे हम बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्कोहल का विकृतीकरण को समझाइए, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो बेटा मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो एल्कोहल पीता हो और तुम उसको छुड़ाना चाहते हो कि ये दारू पीना, एल्कोहलिक जो भी है ये एल्कोहल पीना बंद कर दे, तो मैं क्या करूँगा, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, डी नेचर कर दूंगा एल्कोहल को। मतलब डी नेचर का मतलब होता है कि एल्कोहल को पीने योग्य नहीं बनाना, उसको ख़राब कर देना, उसमें स्मेलिंग कर देना, या फिर उसके अंदर ऐसे चेंजेस कर देना, या उसको पॉइजनस बना देना जिससे वो बंदा पी नहीं सके, ठीक है। तो पॉइजनस, तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, तो बेटा इसके अंदर क्या मिक्स कर दूँगा, पॉइजनस मैथेनॉल को मैं मिक्स कर दूँगा इस पीने वाले एल्कोहल के अंदर, प्लस मैं इसमें कॉपर सल्फेट भी मैं मिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस मैं पीरिडीन भी मिक्स कर सकता हूँ, किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, जो कि मेरा दोस्त पी रहा है। मैं इसको ये ऐड कर दूंगा, तो ये क्या होगा, एल्कोहल कैन बी मेड ए अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है, बाय एडिंग द वेरी बैड टेस्टिंग एंड द स्मेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे हम डीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी की मैं बात करता हूँ, तो बी हमसे कह रहा है, बी कह रहा है गिव द केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन द प्राइमरी एल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको क्या बनाना है, ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब RCH2OH। तो मैं इसकी कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराऊँ जिससे मुझे ये 1 डिग्री एल्कोहल देगा, तो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ एसिड फॉर्मल्डिहाइड से SCOOH, मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ SCHO, ठीक है। इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा। ये रिएक्शन कैसे होती है ये देखते हैं। तो आपको पता है एल्किल ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली होता है, ये होता है नेगेटिव। और जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो क्योंकि ये कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है पार्शियल नेगेटिव, और आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को, ये इसके साथ ऐड होगा। तो HCH ये बॉन्ड जैसे ऐड होगा, ये बॉन्ड नीचे टूट के इधर आ जाएगा, इधर होगा ये नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे R ऐड हो जाएगा, R ऐड होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये किसके साथ ऐड होगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसके साथ ऐड होके MgX का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, इसका वर्कअप कराऊँगा, मतलब पानी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊँगा, तो पानी ये H और ये OH ऐसे तोड़ देगा इसको, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस MgXOH के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। अब यदि इसी की रिएक्शन यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो एसिटाइल्डिहाइड ले लेता हूँ, RCHO ले लेता हूँ, तो ये हमें क्या देगा, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ, तो ये हमें क्या देगा, या आप मुझे कमेंट करके बताना कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो 1 डिग्री एल्कोहल दे रहा है, तो एसिटाइल्डिहाइड के साथ क्या देगा और कीटोन के साथ क्या देगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 डिग्री एल्कोहल विच सीरीज ऑफ द कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल यदि मैंने ले लिया, ये मैं ले लेता हूँ प्राइमरी एल्कोहल, अब ये पूछ रहा है कि इसकी मैं ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो क्या मिल सकता है, मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इसकी मैं बात करूँ तो 1 डिग्री एल्कोहल की यदि मैं रिएक्शन कराता हूँ, मान लो मैं पहले करा लेता हूँ PCC के प्रेजेंस में करा लेता हूँ, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। इसी की रिएक्शन मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा देता हूँ, जैसे कि KMNO4, ठीक है, जो कि हॉट है, प्लस में H+ है एसिडिक प्रेजेंट में, तो ये हमको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में।
अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन में कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन के प्रेजेंस में कराता हूँ, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी हमें एल्डिहाइड देगा। अब यदि इसकी रिएक्शन में K2Cr2O7 के प्रेजेंस में करा देता हूँ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एसिडिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। अब मैं इसकी रिएक्शन स्वर्ण ऑक्सीडेशन करा देता हूँ, स्वर्ण ऑक्सीडेशन DMSO की प्रेजेंस में करा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, तो ये एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर देगा। तो इतने सारे हमको प्रोडक्ट मिल जाएंगे ऑक्सीडेशन कराने पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टॉलेंट टेस्ट इज यूज टू गिव द केमिकल इक्वेशन। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो कि टॉलेंट रिएजेंट हमें देगा। तो टॉलेंट सबसे पहले हम देखते हैं टॉलेंट होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं टॉलेंट होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं, ये पूछ रहा है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट जो देगा वो टॉलेंट रिएजेंट देगा, टॉलेंस रिएजेंट देता है, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूँ सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल सकता हूँ मैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट भी मैं इसे बोल सकता हूँ। टॉलेंस एजेंट क्या होता है, आइए हम देखते हैं। टॉलेंस एजेंट होता है कि एक तरीके से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस या OH माइनस, ये क्या होगा, टॉलेंस एजेंट होगा। मैं इसको Ag2O भी बोल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, टॉलेंस एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ग्रुप है जिसका आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टॉलेंट एजेंट हम यहाँ पे यूज़ किया सकता है केमिकल इक्वेशन। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, यदि तुम्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस तरीके के कोई कंपाउंड मिल जाए, तो आप याद रखना कि वो टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट देगा। तो फर्स्ट कंपाउंड मैं आपको सबसे बेसिक बता देता हूँ कि CH3COOH मतलब एल्डिहाइड। ये जो टेस्ट यूज़ करता है, ये किसको आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करता है कि ये CHO और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट यूज़ लिया जाता है। तो पहला कंपाउंड ये है। सेकंड की मैं बात करता हूँ तो फॉर्मिक एसिड है, एक ये है। तीसरा मैं इसको यहाँ पे ये भी दे सकता है। चौथा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टॉलेंट टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा। चौथा हेमी एसिटेल भी हमको ये देगा। छठा टर्मिनल एल्काइन जो होगी वो भी हमें देगा। सातवां जो इस तरीके का एक ग्रुप है वो भी हमें देगा। अब ये कैसे देगा, आप इन सब में क्या देखना है, ये ग्रुप देखना है। यदि ये ग्रुप मिल रहा है टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव। कार्ब, अब देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जनरली 12th लेवल पे मैं बात करूँ तो टॉलेंट टेस्ट का यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, कीटोन के साथ नहीं देता है। अब बेटा ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, देगा। बट आपने तो बोला था सर कि कीटोन और एल्डिहाइड देता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों देता है। बेटा एक स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये ज़रूर देगा। फिर ये कीटोन, ये एल्डिहाइड के ये देगा। फिर है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑफ कोर्स ये ग्रुप देगा। आपको याद करने की ज़रूरत है तो करो, नहीं मत करो, आप तो इन दोनों को याद रखो बस, ठीक है। फिर ये है हेमी एसिटेल, तो ये भी ग्रुप देगा। टर्मिनल एल्काइन ये भी देगा। और NHOH इस टाइप का एक ग्रुप है, ये भी टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, याद रखना बेटा है, ठीक है। तो टॉलेंट टेस्ट ये होता है और इसे हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यौगिक का IUPAC नाम पूछ रहा है कि IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो IUPAC नाम के लिए सबसे पहले हमको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो हमको लार्जेस्ट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट चेन क्या है। फिर उसके बाद में हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर हमको नेमिंग करनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो एक ही चेन है तो बेटा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लो हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में हम ये फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से यदि हो तो उसे हम सबसे कम नंबर देंगे। फिर हम साइड चेन को देंगे सबसे कम नंबर। तो आपको पता है कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब हमको किसको प्रायोरिटी देनी है, तो फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1, 2 और 3। नंबरिंग भी कर लिया, अब नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला था जो मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हम फॉलो करना है, ठीक है।
तो यदि इसका नाम मैं देखूं, इसका नाम हम देखें तो इसका नाम हो सकता है अब इसका नाम हम देखते हैं, ठीक है। नंबरिंग में हम कर चुके हैं, तो इसका नाम जो होगा कि 3 हाइड्रोक्सी प्रॉप 1 इसका क्या होगा, यूपैक नेम होगा, ठीक है। थर्ड की मैं बात करता हूँ तो 3 कार्बन है, कहीं से भी काउंट इसका नेमिंग या नंबरिंग कर सकता हूँ। तो 1 2 3, तो इस पे 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो भी 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोपेन 1 2 एंड 3 ट्राई ऑल, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप का क्या लेना है, सफिक्स काम में लेना है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है फिनॉल की CS2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। तो बेटा मैं इसको करा चुका हूँ पहले, हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेटेड फिनॉल हमें को मिलेगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। सेकंड है इथेनॉल की उपस्थिति में कॉपर, तो ये भी हम कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए, इनमें से ही रिपीट क्वेश्चन मिले, क्योंकि क्वेश्चन कोई नया नहीं बनता है, रिपीट ही होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को कर जाइए, और किसी भी तरीके कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट, आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो मिलेंगे मैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के